किसान भाइयों बहनों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम खेत खलिहान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। खेत खलिहान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में कुछ ऐसी खास जानकारियां देते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा आसान हो सके। तो अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हम आपको जानकारी देने वाले हैं शुष्क एवं खराब मिट्टी में आप किस प्रकार से कर सकते हैं औषधीय पौधों की खेती, और साथ ही बात होगी गेहूं से पास्ता बनाने की विधि के बारे में। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कार्यक्रम खेत खलिहान। हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां की मिट्टी या तो खराब है या फिर शुष्क है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है ये सोचना कि कौन सी फसलों की खेती ऐसे इलाकों में आसानी से की जा सकती है। आइए कार्यक्रम के पहले भाग में आपको बताते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में आप कौन कौन सी औषधीय एवं सुगंधीय पौधों की खेती आसानी से करके उनका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज हम सूखी और ख़राब ज़मीन में औषधीय और सुगंध पौधों की खेती कैसे की जा सकती है और कौन सी पौधी है जो इस मौसम और ज़मीनों में जो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसकी जानकारी आज लेंगे। आप सब जानते हैं हमारा सनातन वैदिकीय पद्धति में जैसे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा और यूनानी पद्धतियों में हम कैसे कोई ना कोई जड़ी बूटियों का हम इस्तेमाल करते हैं और हर तरीके के बीमारियों का इलाज करते थे। जैसे हमारे पितामह जो चरका ने उसके इसमें कहा है, हर पौधे जो है कुछ ना कुछ औषधि गुण होता है और हर पौधे को हम औषधीय रूप में उपयोग किया जा सकता है। जैसे हम पुराने ज़माने में देखें तो हर पौधे को हमारा प्राकृतिक रूप से हम पाए जाते थे, जंगलों से या हमारे घर के पीछे से या कहीं न कहीं से हम पौधों को लाते थे और हमारे वैदिकीय पद्धति में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज दुनिया बदली है और हम हर पौधों को आज खेती की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो हम आज वैज्ञानिक रूप से और बड़े पैमाने पे हम खेती कर रहे हैं उसको, और इसमें दवाएं बनाने में हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे पौधे इसके लिए राष्ट्रीय औषधीय मंडल जो है उसको सहायता भी देती है और उसके सहयोगिता में हम इस संस्थान में एक औषधीय और सुगंध पौधों की उद्यान जो बनाई है, हम जो इसका नाम रखा है संजीवनी उद्यान। इसमें 65 प्रजातियां हैं और कुल मिला के 1025 पौधे हम यहाँ पे उगाए हैं। ये सारे प्रजातियां जो है शुष्क और ख़राब ज़मीन में भी उग सकती हैं और इसी जो प्राकृतिक रूप से हमने उसको पाया गया है और उसको यहाँ पे उगाया गया है। बहुत सारे पौधे जो है सूखा और अधिकतम तापमान को भी सह सकता है। इसमें प्रमुख रूप से हम यह देख सकते हैं प्राकृतिक रूप में हमारे चंदन, रक्त चंदन जैसे सुगंध पौधे हैं, हम बहुत सारे पाया जा सकता है। और उसमें भी नींबू सुगंधित नीलगिरी जो है बहुत पैमाने पे औषधीय रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हैं, नीम है, अशोका है, कदम्ब है, लक्ष्मी तरु जैसे हम सीमारुबा बोलते हैं, और शमी है, रीता है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, महुआ है, जामुन है, बेल है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो सूखे ज़मीन में और शुष्क वातावरण में अच्छे से आ सकता है। इस जैसे हम ये देख सकते हैं कि हम इस ज़मीन में जो जब खेती करते हैं उनको कैसे उगाया जा सकता है और उसमें क्या क्या हम नमी और मिट्टी का बचाव के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे अर्धचंद्राकृति के बांध बना सकते हैं और फसल के जो कचरा या चारा बचता है उसको हम मल्चिंग में यूज़ कर सकते हैं, उससे पानी और उसका नमी का बचाव कर सकते हैं। और वैसे देखें तो बहुत सारे जो फूल की खेती भी, जैसे सुगंधित तेल जो पाया जाता है जैसे मोगरा है, जाई है और अन्य जो पारिजाता है, बहुत सारे फूलों के लिए भी हम खेती कर सकते हैं जिससे हम सुगंधित तेल भी निकाल सकते हैं। क्लाइंबर प्लांट जैसे जो गिलो है, मधुनासिनी है, जो बहुत अच्छी और इवन घर के पास भी हम उसको उगाया जा सकता है और उसको बड़े पैमाने पे भी खेती करके उसको मार्केट में बेचा जा सकता है। उसके अलावा शतावरी है जो ऑलरेडी वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र में की खेती की जा रही है। तुलसी है, उसकी बहुत सारे जो गुण है और बहुत सारे उपयोग है जो मार्केट में बहुत पैमाने में बिकती है। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये जगह है पूरा चट्टानू
और इसमें एक आधा फुट भी मिट्टी नहीं है। इस चट्टानों को हमने एक अच्छा एक मॉडल उद्यान जो बनाए हैं, औषधीय और सुगंध उद्यान, आप देख सकते हैं कि ऐसे मिट्टी में भी खेती की जा सकती है और कोई भी ऐसा ज़मीन नहीं है जो खेती के लिए सूट करता हो। तो हमने इसलिए इसको बहुत प्रयास किया है, इस ज़मीन को एक अच्छा सा ग्रीन बेल्ट और एक औषधीय उद्यान बने, ताकि छात्रों या स्थानीय निवासी हो या किसान हो, उनको एक जागरूकता बढ़े, ताकि औषधीय पौधा को भी हम खेती कर सकते हैं, उससे भी अधिक लाभ पाया जा सकता है। उसके अलावा जो हमारा स्थानीय प्रजाति औषधीय पौधा है, तो उनको भी हमको कंजर्व करना है, ताकि आगे वाले पीढ़ी के लिए उसका पौधे आवश्यक हो, ताकि लोग भी जाने और आगे वाला आने वाला बच्चा भी उसका बारे में जानकारी ले। उसके अलावा इसके हम ये भी देखना चाहते हैं कि मौसम और अधिक तापमान की वजह से इनकी ड्रग की क्वालिटी, मतलब इनके औषधि गुणों के ऊपर क्या असर होता है, हम ये भी उसमें जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसका सही समय का वो हार्वेस्टिंग कर सके और सही मात्रा में उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो। जैसे आप देख रहे हैं, ये कदम वृक्ष के पौधा है। कदम वृक्ष मतलब जो भगवान श्री कृष्ण की परमाप्त जो पौधा बोलते हैं। इसके फलों से शरबत बनाया जाता है और इसको फलों को पेट की जो बहुत सारे समस्या होता है उसमें यूज़ किया जाता है। इस पौधे में हमने मिट्टी और नमी की संरक्षण करने के लिए अर्धचंद्राकृति की हमने बांध बनाई है और उसके अंदर उसके बांध के अंदर हमने फसल की कचरा को मल्चिंग करके नमी को बचाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये सीमरूबा प्लांट बोलते हैं इसको लक्ष्मी तरीबू बोलते हैं। ये पौधे का मुख्य गुण जो है, इसको पत्ते को एंटी कैंसरस रूप में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसमें जो फ्रूट आता है उसके बीज से तेल निकाला जाता है और उसको बायोडीजल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ये बहुत अच्छा पौधा है जो रास्ते के बगल में एक एवेन्यू ट्री के रूप में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। अभी जो हम देख रहे हैं, इसको रक्त चंदन या लाल चंदन बोला जाता है। मतलब इसका जो लकड़ी का जो गुण रंग है जो लाल कलर में होती है और इसको बहुत तरीके से बहुत सुगंधित एवं सौंदर्यवर्धकों में उपयोग किया जाता है। उसका जो पाउडर जो बनाते हैं, उसके अलावा इसका लकड़ी जो है बहुत बढ़िया फर्नीचर बनाने के लिए बढ़िया होता है और धार्मिक रूप से जो बौद्ध और जैन मंदिरों में भी इसका जो इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो पौधा जो है बहुत अधिक तापमान और शुष्क जलवायु में भी अच्छे से आ सकती है। ये चंदन है, मतलब सैंडलवुड हम जो बोलते हैं, प्राकृतिक अब तक जो जाना जाता था कि ये प्राकृतिक रूप में मिलता है और इसका खेती नहीं किया जा सकती, लेकिन अब जो नया नियम बदला है, कोई भी किसान या कोई भी आदमी अपने खेत पे या अपने ज़मीन पे इसका खेती कर सकता है और इसको 15 से 20 साल के बाद उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ये ऐसा जो पौधा है जो आपको बिना कुछ किए हुए 15 साल में एक अच्छा आमदनी दे सकती है। ये जो चंदन हम जानते हैं कि हर जो भी सौंदर्यवर्धक पौधे जो फार्मुलेशंस जो मिलते हैं हमको जो है, इसके इस्तेमाल उसमें किया जाता है। ये एक ऐसा पौधा है, हम जानते हैं इसको कोई भी फल और कोई भी अन्य जो बहुवार्षिक जो पौधे होते हैं तो उनके साथ भी उगाया जा सकता है, इसलिए कि ये एक सेमी पैरासाइट बोलते हैं। मतलब ये पौधा जो है दूसरे पौधे से अपना पानी और खाद को लेता है और उससे ये बढ़ता है, इसीलिए ये बहुत शुष्क और कमी नमी वाले पे ज़मीन पे भी ये अच्छे से आ सकता है। इसीलिए ये अभी जो आप देख रहे हैं ये 6 महीने का पौधा है। इसके साथ में एक तूर का पौधा भी हमने लगाया है, इसलिए कि ये अभी छोटा पौधा है। इसका जो नमी पानी और जो खाद है वो तूर के पौधे से अल्प प्रमाण में ये लेके उस जिंदा रखता है। अब जो देख रहे हैं ये दालचीनी पौधे हैं, जो हम इसको जाना जाता है कि ये अधिक बारिश के जगह पे ही हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम अच्छे तरीके से एक वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो ये शुष्क वातावरण में भी और ख़राब ज़मीन में भी ये हो सकती है। ये एक ऐसा पौधा है जो उसके पत्ते और उसके छाल दोनों हमारे मसालों के रूप में काम आता है। ये कोई भी घर के पास भी लगा सकता है और इसको कोई भी फूल और या फलों की खेती के साथ में भी छाँव में भी कर सकती है और ओपन में भी कर सकते हैं। इसके साथ में कोई अन्य दूसरों का फसल प्रणाली भी करके
इसको अच्छे तरीके से उगा सकता है और अधिक आमदनी पा सकती है। अब जो देख रहे हैं इसको हम गिलोय बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं और घर के आसपास ये मिलता भी है। और इस पौधों की जो पत्ते को हम बहुत सारे बीमारियों में यूज़ करते हैं, जैसे इसको अमृत बल्ली भी बोला जाता है। अमृत बल्ली मतलब अमृत मतलब ये ऐसा चीज़ है जो सब कुछ के लिए ये काम कर सकती है। इसको प्रमुख रूप से हम ज्वरहारी बोलते हैं, मतलब बुखार को कम करने के लिए, जैसे वायरल हो, बैक्टीरियल हो या सादा बुखार हो, जिसको कम करने के लिए इसको चाल और इसका पत्तों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका खेती भी की जा सकती है और इसका छाल सूखे छाल भी बाज़ार में बिक सकती है। एक अच्छा ये ऐसा पौधा है, कोई भी घर में कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं और बहुत सहिष्णु पौधा है जो बिना कुछ केयर किए हुआ अच्छे से आराम से आ सकता है। इस पौधे का नाम है मधुनाशिनी। जैसे नाम बोलता है मधुनाशिनी, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो चीनी नहीं खा सकते हैं, मतलब हमारे शरीर में जो शुगर की मात्रा को जो कम करती है, वही ये जो पौधा है जो डायबिटिक पेशेंट्स इसको खा सकते हैं। और ये जो पौधा है इसके पत्ते प्रमुख रूप में काम में लिया जाता है। और इस पौधे को कहीं पे भी जैसे घर के पास में या कोई पेड़ अन्य पेड़ के साथ में भी लगा सकता है, ताकि उसके ऊपर ये बढ़ जाता है और इसका सूखा पत्ते को हम मार्केट में भी बेचा जा सकता है। इसका पाउडर बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको कच्चा पत्ते को भी हम हर रोज़ खा के डायबिटीज़ को नियंत्रण में रख सकता है। तो देखा आपने किस तरह से शुष्क और खराब मिट्टी में भी औषधीय पौधों की खेती आसानी से की जा सकती है। हम उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। कार्यक्रम खेत खलिहान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। तो फिर आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, आप अपनी फसलों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्य संवर्धन कर सकते हैं या कहें कि आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम के इस भाग में आपको जानकारी देते हैं गेहूं से पास्ता बनाने की विधि के बारे में। आज मैं आप लोगों के बीच गेहूं का एक उत्पाद के बारे में बताने जा रहा हूं। इसका नाम है पास्ता। पास्ता आज आप सब परिचित होंगे कि आजकल युवा वर्ग की एक बहुत ही पसंदीदा उत्पाद बन चुका है और बहुत ज़्यादा लोग चाहने लगे हैं इसको। इसके कारण आजकल लगभग 30 ब्रांड पास्ता के हमारे देश में उपलब्ध हैं और बहुत सारे अनब्रांडेड पास्ता भी बाज़ार में उपलब्ध हैं। अगर आप जानते हैं तो यह जो पास्ता है गेहूं का बना हुआ है, लेकिन अनुसंधान के तौर पे हम लोगों ने इसको और इम्प्रूव करने की कोशिश किया है। इसमें कुछ अनुसंधान कार्य हम लोगों ने अपने संस्थान में किए हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये बताने जा रहा हूँ कि इसे कैसे बनाया जा सकता है, ऐसे कैसे उद्यम क्रिएट किया जा सकता है और उद्यम के लिए आपको क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपको तो गेहूं चाहिए। गेहूं को बारीक पीसना होगा या फिर आप सूजी से भी बना सकते हैं जो बाज़ार में उपलब्ध है। इस सूजी बनाने से पहले आप सबको ये जानकारी देना चाहूँगा कि गेहूं की सफाई बहुत अच्छी
तरह से होनी चाहिए, उसमें किसी तरह के कंकड़ पत्थर, धूल या कोई भी अन्य उत्पाद उसमें मिश्रित नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर आपने सफाई इसको अच्छी कर लिया, फिर इसे आप ग्राइंडिंग करें। ग्राइंडिंग के लिए जो भी मिल आपको उपलब्ध हो, थोड़ा सा बारीक पीसना है, बहुत फाइन पीसने की ज़रूरत नहीं है। पीसने के बाद अब इसमें एक नमी की आवश्यकता है। इसमें लगभग 30 से 35% नमी मिलानी पड़ेगी आपको। इस नमी मिलाने के बाद यह आटा तैयार है कि आप इसको एक्सट्रूजन विधि, जिसको उत्सारित्रण विधि के नाम से भी जानते हैं, इससे आप पास्ता बना सकते हैं। अब इसके लिए बहुत सारी मशीनरी उपलब्ध है, कम दाम में भी मशीनरी उपलब्ध है और बड़े क्षमता के, लागत क्षमता के और ऑटोमेशन के द्वारा जो बनाए जा सकते हैं, उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें भी उपलब्ध हैं। तो अब आपको एक यह मशीन, उत्सारित्रक मशीन चाहिए। इस मशीन के द्वारा आप जो भी शेप चाहिए, शेप में निकाल सकते हैं। और इस शेप में निकालने के बाद देखिएगा कि चूँकि आटे में 30 से 35% नमी थी, तो उत्सारित्रण विधि के बाद जो पास्ता निकलता है उसमें 20 से 25% तक पानी उपलब्ध रहता है। इस पे इसे रखा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको सुखाने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए एक आपको ड्रायर चाहिए, जहां आपको इसकी नमी को 9 से 10% तक लाना होगा और इसके बाद ही आप इसको सुखा करके रख सकते हैं, पैकिंग करके, और बाज़ार में बेच सकते हैं या खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ता को खाने के लिए जैसा आप सब जानते ही होंगे कि इसको पानी में आपको उबालना होगा। उसके बाद आप इसमें बहुत तरह के मसाले मिला सकते हैं, सब्जी भून करके इसमें मिला सकते हैं, जो आपके स्वाद के अनुसार आप इसको पसंद हो। चाहे बहुत लोग मीठा पसंद करते हैं तो आप मीठा मिला करके भी दूध में उबाल करके इसको खा सकते हैं। तो खाने की बहुत कई रेसिपीज़ हैं इस पास्ता के लिए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम युवा साथियों के लिए कहना चाहेंगे, ये तो हुआ खाने के लिए, लेकिन उद्यम कैसे इससे बने, कैसे आप इसे ले जा कर के बाज़ार में बेच सकें, ताकि आप भी कमाएं और खाने वाले को एक अच्छा उत्पाद दे सकें। तो हम लोगों ने इसमें एक, चूँकि गेहूं के साथ एक समस्या यह है कि गेहूं में ग्लूटेन होता है। इस ग्लूटेन से आजकल देखा गया है कि कुछ लोग दुनिया भर में ऐसे हैं जिनको की समस्याएं हो रही हैं ग्लूटेन खाने से। तो उस ग्लूटेन को कैसे इसमें कम किया जा सके, तो हम लोगों ने, आप सब ये भी जानते होंगे कि बाजरा या अन्य जो मोटे उत्पाद हैं उसमें न्यूट्रिशन की बहुत ही अच्छी संभावनाएं और न्यूट्रिशन है, तो उनको क्यों न इस्तेमाल करके इसकी न्यूट्रिशन क्षमता को बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने अनुसंधान कार्य किया और पता लगा कि अगर आप कलर को यानी रंग को महत्ता देते हैं तो 30% तक बाजरा गेहूं में मिला सकते हैं और उससे पास्ता बना सकते हैं, तो कलर उसका रिटेन रहता है। लेकिन आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाजरे की गुणवत्ता को उसमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम लोगों ने देखा अनुसंधान के बाद कि 50% तक इसमें आप बाजरा मिला सकते हैं, लेकिन इसके बाद देखने में इसका कलर थोड़ा डल हो जाता है। तो अगर इस डल कलर को नेचुरल कलर में कन्वर्ट करें ताकि खरीदने वालों को ये लगे कि बहुत अच्छा उत्पाद है, तो एक काम और कर सकते हैं। इसमें कुछ बायो एक्टिव जैसे सब्जियां हमारे हैं जिसमें कि सेहत के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने देखा कि एक जैसे सहजन के पत्ते का पाउडर है या मैंगो का जो पका आम का छिलके का पाउडर बना करके या गाजर का पाउडर बना करके इसको अगर डाला तो एक नेचुरल कलर भी उसमें आ गया, जो कि काफ़ी लाइकिंग होती है, जो देखने वाले देख करके ख़रीदना चाहते हैं। और साथ साथ इसमें सेहत के लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें, गुने भी इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप इसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छा उत्पाद बना सकते हैं, एक अच्छा पास्ता बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब आपको मैं फिर से एक रूट बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपको गेहूं की अच्छी तरह से सफाई की जाए। सफाई करने के लिए दो महत्वपूर्ण मशीनरी जो आपको आवश्यक होगी, एक मशीन है जो एयर स्क्रीन क्लीनर के नाम से जाना जाता है, ये ज़रूर लें, और दूसरा एक डी स्टोनर के नाम से या स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर के नाम से आता है। ये दो मशीनें बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद आपको अन्य मशीनरी आपके गेहूं में किस तरह का जो है इम्प्योरिटीज़ है उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा।
तो लेकिन ये देखें, ध्यान रखें कि चूंकि ये मिट्टी पे रहता है और इसमें सारे जो हैं मिट्टी धूलकण सटे हो सकते हैं, तो आपको ज़रूरत हो सकता है कि इसको स्क्रैच करके भी साफ़ किया जाता है, या पानी में धुल करके भी इसको साफ़ कर सकते हैं, ताकि इसमें धूलकण बिल्कुल भी ना रहें। तो यह इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप सफाई अच्छी तरह कर लें। और अगर आप सूजी बनाने के लिए जाते हैं या ये करने उसके कोर्स बारीक ग्राइंडिंग के लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखें कि अगर जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसमें किस तरह का सीव इस्तेमाल किया जाए, ताकि आप सूजी के साइज़ का आटा प्राप्त कर सकें। क्योंकि ये जो बारीक आटा है उससे एक क्वालिटी जो बनेगी पास्ते की, वो बेहतर क्वालिटी बनती है। तो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। और इसके बाद फिर प्री कंडीशनर या मिक्सर जो है का इस्तेमाल करें, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया है कि 30 से 35% नमी मिलाने की आवश्यकता है, तभी जाकर के इसको प्रॉपरली आप पास्ता बना सकते हैं। तो प्री कंडीशनर या मिक्सर अच्छी क्वालिटी का हो, जहाँ पे कि आप लंप फॉर्म नहीं करना चाहिए। जब पानी मिला रहे हैं तो लंप फॉर्म कर जाएगा, तो एक्सट्रूजन के समय में इससे पास्ता बनने में थोड़ी दिक्कत आएगी। इसीलिए आटे को फ्री फ्लोइंग होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखें आप। और साथ में इसके बाद आप पैकिंग की अच्छी पैकिंग की व्यवस्था करें, ताकि सेल करने में आपको अच्छी मदद मिल सकती है। और इन सब के साथ मैं आपको अंत में ये बताना चाहूँगा कि एक तकनीकी विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। काम अगर उद्यम आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं, अगर घरेलू स्तर का करना चाहते हैं, तो आप यूँ भी आप बात करके आपको, मुझे लगता है इतनी जानकारी मिल गई होगी कि शायद शुरू कर सकते हैं। एक छोटी मशीनें जो आजकल 5-7 हज़ार रुपये की भी मिलती हैं, तो घरेलू उद्यम के या घरेलू खर्चे करने के लिए, अगर बनाने के लिए करना चाहते हैं, तो आप इतनी जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ानी है और इसको अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद और बढ़ाना है, तो किसी तकनीकी विशेषज्ञ से ज़रूर मिलने की आपको आवश्यकता है, ताकि आप ये समझ सकें कि उद्यम शुरू करने से पहले ये बहुत जानकारी आपके लिए आवश्यक होगी कि कितने कैपेसिटी का प्लांट आप लगाना चाहते हैं, आपका कितने समय का गोल है। आप उद्यम से, क्योंकि उद्यम करने से पहले आप बहुत सारी बातों का ध्यान देना ज़रूरी है। कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, कितना पैसा लगेगा, कौन सी लाइसेंसिंग की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये सब भी उद्यम का एक हिस्सा है। तो आप इन सब के बारे में ज़रूर आप तकनीकी विशेषज्ञ से मिलें और जानकारी हासिल करें। तो अभी आपने गेहूं से पास्ता बनाने की विधि के बारे में जाना, और अपने आज के कार्यक्रम के इस अंक में हमने आपको ये भी बताया कि शुष्क एवं खराब मिट्टी में आप किस प्रकार आसानी से कर सकते हैं औषधीय पौधों की खेती। किसान भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप सभी को जरूर लाभ मिलेगा। तुम्हारे आज के कार्यक्रम खेत खलिहान के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।